नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मेरा मध्य प्रदेश में। आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री ओम प्रकाश तकलेचा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सरकार अभी भी 80% ब्यूरोक्रेसी पर चलती है। आप डिनाई करें, शिकायत करें, जो मर्जी है वो करे, पर इससे कुछ हासिल नहीं होगा। नौकरशाहों से जनता तो ठीक, नेता भी परेशान है। दरअसल राजधानी भोपाल में RSS की तरफ से लघु उद्योग भारती का वार्षिक प्रादेशिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। 2 दिनों तक चलते रहे इस सम्मेलन के अंतिम दिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री ओम प्रकाश तकलेचा भी पहुंचे। लघु उद्योग भारती संगठन के करीब 150 सदस्य और उद्योगपति भी यहाँ मौजूद थे। इस दौरान मंच पर अपने भाषण के दौरान मंत्री तकलेचा ने जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी को कटघरे में खड़ा किया, उसे सुनकर वहां मौजूद कार्यकर्ता और बिजनेसमैन भी सन्न रह गए। अपने संबोधन में उद्योग मंत्री ने यह भी कहा, हमें ही कुछ बीच का रास्ता निकालना होगा। क्योंकि सरकार 80% अभी भी ब्यूरोक्रेसी को मानती है। आप उसको डिनाई करें और मन में कुछ भी सोचें, आरोप प्रत्यारोप जितना मर्जी कर रहे हैं, उससे कुछ भी नहीं निकलना है। तो हमें उसके बीच में से रास्ता उनके साथ तो मिलकर अपने नई सोच से निकालना पड़ेगा। तो सुन रहे थे आप, बहुत बड़ा बयान दिया गया है उद्योग मंत्री की तरफ से। और ज्यादा जानकारी के लिए और इसके मायने समझने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी शिखिल से। शिखिल, मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री ओम प्रकाश तकलेचा ने बेहद बड़ा बयान दिया है। कहा जा सकता है कहीं ना कहीं उनका दर्द भी छलका है। ये भी कहा उन्होंने कि नेता ही नहीं, जनता भी परेशान है ब्यूरोक्रेसी से। देखिए आकांक्षा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रदेश की राजनीति की अगर बात यहाँ पर की जाए तो अक्सर सरकार और नौकरशाही के बीच की जो टकराव की स्थितियां हैं वो अक्सर हमको देखने को यहाँ पर मिलती हैं। और यही नहीं बल्कि जिस प्रकार से जो आज बयान यहाँ पर उद्योग मंत्री तकलेचा ने जिस प्रकार से यहाँ पर कहा है कि 80%, ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा यहाँ पर नजर आता है। बीते दिनों की अगर बात यहाँ पर देखी जाए तो जो चित्रकूट में RSS की बड़ी बैठक यहाँ पर हुई थी और उस बैठक में भी साफ तौर पर यह नसीहत यहाँ पर दी गई थी कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो सरकार का कामकाज यहाँ पर है उस पर ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं होनी चाहिए। बीते दिनों मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार की कई बैठकें यहाँ पर हुई जिसमें BD शर्मा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बैठकें यहाँ पर ली थी। शिकायतें यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने की थी कि ब्यूरोक्रेसी है जो है वो उनकी सुनता यहाँ नहीं है और किसी प्रकार की कई प्रकार की समस्याओं का सामना जो है वो लोगों को और कार्यकर्ताओं को यहाँ पर करना पड़ता है। तब भी ये बात यहाँ पर निकल के सामने आई थी कि सरकार के आगे ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी यहाँ पर नजर आती है। कई बार मंचों से कई नेता इस बात को यहाँ पर समझाते हुए नजर आ चुके हैं, सफाई देते हुए नजर आ चुके हैं कि प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी जो है वो बाद में है, पहले सरकार है, संगठन है, बीजेपी है। लेकिन इसके उलट जो तस्वीरें आज हमारे सामने यहाँ पर आई कि जो उद्योग भारती जो कि RSS का एक अनुषंगिक संगठन यहाँ पर है, उसका वार्षिक प्रादेशिक जो सम्मेलन यहाँ पर हुआ उसमें 150 लगभग जो संगठन पदाधिकारी और साथ ही साथ व्यापारी उद्योगपति यहाँ पर शामिल हुए थे। उनकी कई समस्याओं से उन्होंने मंत्री को जब रूबरू कराया तो मंत्री यहाँ पर संबोधन देते हुए ये नजर आए कि 80% सरकार जो है वो ब्यूरोक्रेसी जो है वो सरकार को यहाँ पर चलाती है। 80% सरकार को चलाने में ब्यूरोक्रेसी का यहाँ पर हाथ है। और इतना ही नहीं, वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये भी यहाँ पर कहा कि आप डिनाई कीजिए या शिकायत कीजिए, हमें इनके साथ ही मिलकर यहाँ पर चलना होगा, रास्ता यहाँ पर निकालना होगा। तो कुल मिलाकर देखा यहाँ पर जाए तो जिस प्रकार से जो दावे यहाँ पर मध्य प्रदेश में यहाँ पर किए जाते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो सेकेंडरी है, फर्स्ट जो है वो सरकार है, शासन है, सत्ता है, संगठन है और कहीं ना कहीं बीजेपी है। लेकिन स्थिति क्या है उसका खुद बात यहाँ पर मंत्री ने बयां यहाँ पर अपने संबोधन में कर दिया। और इतना ही नहीं बल्कि उनका खुद का भी एक दर्द यहाँ पर झलक कर सामने यहाँ पर आया कि जिस प्रकार से जो तमाम कामकाज हैं ये हैं, जिस प्रकार से जो कठिनाइयों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है तो उसको लेकर खुद ही मिलकर रास्ता यहाँ पर निकालना होगा, ये उनका
का बयान यहाँ पर निकलकर सामने आता है। निश्चित तौर पर एक तस्वीर यहाँ पर दिखाती है, क्योंकि अन्य प्रदेशों की अगर हम बातचीत यहाँ पर करें तो अभी फिलहाल जिस प्रकार से जो पंजाब की बात यहाँ पर की जाए तो वहां भी ब्यूरोक्रेसी का एक मामला यहाँ पर सामने आया था, या फिर हम यूपी की यहाँ पर बात करें तो योगी आदित्यनाथ के साथ जिस प्रकार से जो गृह विभाग की बैठकें बीते दिनों यहाँ पर हुई थी और एक मामला यहाँ पर निकल के सामने आया था कि ब्यूरोक्रेसी का जो टकराव है उसकी स्थिति यहाँ पर दिखाई दी थी। और मध्य प्रदेश की राजनीति में तो ब्यूरोक्रेसी को लेकर जिस प्रकार से जो बातें होती रही हैं वो अमूमन बड़ी खासी पुरानी यहाँ पर है, एक मुद्दा यहाँ पर है। इतना ही नहीं बल्कि देखा यहाँ पर जाए तो जब कमलनाथ सरकार यहाँ पर थी तब कांग्रेस ने इसको मुद्दा यहाँ पर बनाया था और ये बात भी यहाँ पर कही थी कि शिवराज सरकार के राज में ब्यूरोक्रेसी जो है वो जबरदस्त हावी यहाँ पर रही है। तो आज जो है एक खुलासा यहाँ पर, आकांक्षा यहाँ पर नजर आता है। सरकार की जो व्यवस्था है और जो सरकार जिस प्रकार से दावे यहाँ पर करती है, उन दावों की पोल जो है आज मंत्री सकलेचा ने यहाँ पर खोल दी है। बिल्कुल शकील, अब देखने वाली बात होगी कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन मिलता है, क्योंकि बीजेपी के खुद मंत्री जब इस बात को कबूल कर लेते हैं तो ये बात बेहद बड़ी बन जाती है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए शकील। अब बात करते हैं कुछ दूसरी खबरों की। तो मध्य प्रदेश में फिर से साल 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले चंबल में जातियों पर राजनीति शुरू हो गई है। भिंड में बड़ी संख्या में छोटे कर्मचारियों के किए गए तबादलों को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक बार फिर से सीएम शिवराज सिंह चौहान को घेरा। उन्होंने सीएम को सवर्ण विरोधी होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि छोटे कर्मचारियों के जो ट्रांसफर किए गए हैं उसमें सबसे ज्यादा सामान्य जाति के हैं और ये तबादले बीजेपी के छोटे नेताओं के इशारे पर हो रहे हैं। गोविंद सिंह ने यह भी कहा कि शिवराज सिंह चौहान सवर्णों के विरोधी हैं। उन्होंने अकेले भिंड से 80% सवर्णों को ट्रांसफर कर दिया है। वहीं डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान पर प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा बीजेपी जाति की राजनीति नहीं करती है। इस धरती पर अवंतीबाई पैदा हुई, बिस्मिल्लाह खान पैदा हुए, रानी लक्ष्मीबाई की ये नगरी है। भारत की माटी में अगर लक्ष्मीबाई पैदा भी हुई हैं तो हमारे बिस्मिल्लाह भी पैदा हुए हैं, हमारे अवंतीबाई लोधी भी पैदा हुई हैं, आदरणीय महारानी झलकारी भाई भी पैदा हुई हैं। तो ये धरा पर सब लोग। गोविंद सिंह जी ऐसा क्यों आरोप लगा? देखो ये उनका व्यक्तिगत सोच है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं। मध्य प्रदेश में अब एमबीबीएस के छात्रों को आरएसएस के विचार पढ़ाए जाएंगे। दरअसल मेडिकल छात्रों के फाउंडेशन कोर्स में इस सत्र से देश के विचारकों के सिद्धांत को वैल्यू बेस्ड मेडिकल एजुकेशन में शामिल किया जाएगा। इसके लिए जिन विचारकों को चुना गया है उनमें महर्षि चरक, सुश्रुत स्वामी विवेकानंद, आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल हैं। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने 25 फरवरी को इसके लिए एक नोटशीट विभाग के अफसरों को भेजा था। सुझाव के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। एमबीबीएस का कोर्स नेशनल मेडिकल काउंसिल तय करता है और हर कोर्स के टॉपिक तय हैं, लेकिन उस टॉपिक में लेक्चर के संबंध में राज्य का मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट तय करता है। जो नए लेक्चर जोड़े गए हैं वो मेडिकल एथिक्स टॉपिक का हिस्सा होंगे। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने इस फैसले पर सरकार पर तंज कसा, जिस पर सारंग ने कहा है कि महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने में कांग्रेस को हमेशा से तकलीफ रही है। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस ने इतिहास को दबाने का काम किया है, लेकिन जो महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया है उनके बारे में छात्रों को जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसे महापुरुषों को हम पढ़ाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे आगे आने वाला डॉक्टर पूरी तरह मूल्य आधारित व्यक्तित्व और कृतित्व का धनी हो। और इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम इस साल से हमारे फर्स्ट ईयर के फाउंडेशन कोर्स में ऐसे महापुरुषों की जीवन शैली, उनके विचार को सम्मिलित करेंगे। तो वही कहावत हो गई कि एमबीबीएस पढ़ पढ़ जग मुआ, डॉक्टर बने न कोई। 5 अक्षर हेडगेवार और दीनदयाल के पढ़े तो डॉक्टर हुए। कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर झोला छाप डॉक्टर अब एमबीबीएस के थ्रू पैदा करने की मुहिम है। उनका जो सिलेबस है वो तो उनको करना ही है, लेकिन देश के बारे में, समाज के बारे में डॉक्टर्स को भी जरूरत है तो बाकी को भी जरूरत है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि देश के अंदर ऐसे महान क्रांतिकारी जिनके कारण से आज हम इस देश में आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उन लोगों के बारे में जानना ये आवश्यक है और मैं तो कहता हूँ ये कंपलसरी होना चाहिए।
अब रामचरितमानस को छात्र एक कोर्स के रूप में अध्ययन कर सकेंगे। जबलपुर की आरडीवीवी ने रामचरितमानस कोर्स की शुरुआत की है। 1 साल के इस पाठ्यक्रम में रामचरितमानस के हर पहलुओं को पढ़ाया जाएगा। कहा जाता है कि रामचरितमानस में भारतीय संस्कृति और परंपरा का समावेश है। विज्ञान और आध्यात्म का एक ऐसा संयोग है जिसे जानना आज की युवा पीढ़ी के लिए बेहद जरूरी है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कपिल देव मिश्र का कहना है कि आज की युवा पीढ़ी अध्यात्म को पीछे छोड़ती जा रही है और आधुनिकता की दौड़ में विज्ञान को ही जीवन का आधार बना चुकी है। लिहाजा युवा पीढ़ी को यह जानना बेहद जरूरी है कि बिना आध्यात्म के विज्ञान संभव नहीं है। रामचरितमानस के कोर्स के साथ साथ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में गर्भ संस्कार और कर्मकांड पर आधारित 2 नए कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। जो अन्य जगह हमको नहीं प्राप्त होता, वो तकनीकी ज्ञान से नहीं मिल सकता है, वो विज्ञान से भी नहीं मिल सकता। लेकिन श्री रामचरितमानस की जो वैज्ञानिकता है, जो उसमें तकनीकी और अनुसंधान परक चीज़ें दी गई हैं, वो मानव को शांति, ओम शांति शांति की जो हम बात करते हैं, तो वो हमको प्राप्त हो सकती है। आज केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल और मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह जबलपुर दौरे पर रहे। आपको बता दें कि 18 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर का दौरा करने वाले हैं, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए दोनों मंत्री और गौंड राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान स्थल का उन्होंने भ्रमण किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया, साथ ही बलिदान स्थल और बंदी गृह का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल का कहना है कि अमृत महोत्सव मनाने के दौरान अमर शहीदों को याद किया जा रहा है। वहीं वन मंत्री ने कहा कि राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह की बलिदान की गाथाओं का पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाना चाहिए। और इस बलिदान के प्रति आने वाली पीढ़ी की जानकारी बढ़ेगी। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो 18 सितंबर है वो हम सब के लिए महत्वपूर्ण है और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस अपूर्व बलिदान की चर्चा आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करें। मुझे लगता है यही हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव की सफलता भी होगी। हम सब लोग समाज के, पार्टी के तमाम सब लोग उठ करके, एक होकर के, एक मत से हम चाहते हैं कि इनका नाम देश के लिए आने वाली पीढ़ी अमिट छाप छूटे और देश के बलिदानियों में, अमर शहीदों में इनका नाम लिखाया जाए, पाठ्य पुस्तकों में इनका पाठ पढ़ाया जाए। ये हम सब लोगों की डिमांड है। मध्य प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए बीजेपी अपने स्वास्थ्य स्वयं सेवकों को तैयार कर रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान कार्यक्रम के तहत बीजेपी ने भोपाल में अरेरा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल के स्वयंसेवकों की बैठक की, जिसमें कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर आने की स्थिति में हर बूथ पर संक्रमितों की निगरानी कर रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दिए गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बताया कि बीजेपी ने हर बूथ पर 2 लोग और हर मंडल पर 1 तैनाती की है। इसके साथ ही अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। इससे न केवल कोविड से मुक्ति पाने में मदद मिलेगी, बल्कि स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की एक फौज भी तैयार होगी। जिले की टीम गठित हो गई है। स्वास्थ्य स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण, तो एक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों का नेटवर्क कोरोना के महामारी के संकट से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर जो एक बड़ा अभियान हमने लिया है, उसको हम जमीन पर नीचे खड़ा करने का बखूबी प्रयास हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर के कर रहे हैं। और आइए बात करेंगे शिक्षक दिवस की। आज शिक्षक दिवस के दिन मध्य प्रदेश के मंडला के निवासी टीचर शक्ति पटेल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार शिक्षक शक्ति को वर्चुअली हुए कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया। बता दें कि शक्ति पटेल को यह पुरस्कार कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया। शक्ति ने कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई पर असर न हो, इसके लिए करीब 125 एजुकेशनल वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए। साथ ही ऐसे बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं थे, उनके लिए अपने खर्च पर विषयों से संबंधित नोट्स प्रिंट कराकर उन्हें उपलब्ध कराए। इसके अलावा कोरोना काल में जागरूकता अभियान के तहत खुद के लिखे गीतों और लघु नाटकों के जरिए उन्होंने लोगों को वायरस के प्रति जागरूक करने का काम किया।
और मेरी यह इच्छा रहेगी कि मैं हमेशा से ही छात्रों के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करूं, ताकि हमारा जो भारत देश है वह विश्व में अग्रणी हो सके और विश्व गुरु के रूप में उभर सके। कोरोना लगा हुआ था तब शक्ति सर ने पढ़ाई को बहुत अच्छे से आसान बनाया। उन्होंने यूट्यूब चैनल में अच्छे अच्छे वीडियो डाले और लिंक डाले, जिसको हम ओपन करके बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे। बहुत गर्व है कि हमारे संस्था के शिक्षक श्री शक्ति पटेल को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और उनका नाम इसमें चयन किया गया है। ये हमारे लिए और हमारे जिले के लिए बहुत गौरव की बात है। मुझे बहुत अपार खुशी है इस बात की कि मेरा बालक जो है ग्राम का, जिले का और अपने प्रांत का नाम रोशन कर रहा है। बच्चों के ओवरऑल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर जो काम करना चाहिए उसमें भी इन्होंने अच्छे काम किए हैं। तो मुझे आशा और अपेक्षा है कि ये एक अनुकरणीय स्टेप रहेगा जिले के लिए और आगे भी जो हमारे बाकी शिक्षकगण भी है आने वाले सालों में वो भी इसी स्तर पे अपने पुरस्कार को प्राप्त करेंगे। बहुत उपलब्धि है और बहुत अच्छी बात है। कम से कम ट्राइबल जिले से इस तरह से होनहार शिक्षक हमारे मंडला जिले में है, हमें उस पर गर्व है। जबलपुर के सहजपुर गांव के शिक्षक न केवल शिक्षा की अलख जगा रहे हैं, बल्कि छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को स्वच्छता का महत्व भी समझा रहे हैं। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया में शिक्षा के मंदिरों पर ताले लटके रहे, यहाँ के शिक्षक भेड़ाघाट क्षेत्र से लगे गांव में मोहल्ला क्लास लगाकर शिक्षा की लौ चला रहे हैं। सहजपुर के शासकीय हाई स्कूल में पदस्थ महिला प्रधान अध्यापक लक्ष्मी पोर्ते की अगुवाई में ये सराहनीय कार्य हो रहा है, जिसकी चर्चा गांव ही नहीं बल्कि आसपास के कई इलाकों में होने लगी है। शिक्षक लक्ष्मी पोर्ते बच्चों को शिक्षित करने में जितनी दिलचस्पी दिखाती है, उससे कहीं ज्यादा ध्यान वो बच्चों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाने में देती है। उनके इस अभियान में स्कूल के बाकी शिक्षक भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मैं हमारी शिक्षक मैम श्रीमती लक्ष्मी पोर्ते हम सभी को सफाई के लिए प्रेरित करती हैं, हमको सिखाती हैं कि कैसे सफाई करनी चाहिए। हम लोग को सभी को करके बताती हैं और हम लोग करते भी हैं और इससे हम लोग घर जाकर सभी को बताते भी हैं, सलाह देते हैं कि आप सभी को साफ सफाई करनी चाहिए। सारे शिक्षकों का सहयोग लेकर के और जगह जगह बसाहट बाहर मोहल्ला क्लासों का संचालन किया। मुख्य उद्देश्य है स्वच्छता को लेकर। मैं स्वच्छता का संदेश अपने विद्यालय में, अपने गृह ग्राम में और अपने ग्राम सहजपुर में घर घर जाकर दे रही हूँ। मेरा उद्देश्य है कि समस्त बच्चे, समस्त विद्यार्थी, समस्त पालक, गांव का प्रत्येक नागरिक स्वच्छ रहे। रुक करते हैं बिग न्यूज का। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। टोक्यो पैरालंपिक का आज समापन हो गया है। क्लोजिंग सेरेमनी में अवनी लेखरा भारतीय दल की ध्वजवाहक बनी। भारत ने इस बार 5 गोल्ड मेडल सहित 19 मेडल जीते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओलंपियंस की तरह पैरालंपियंस से भी मेजबानी करेंगे और उन्होंने कहा कि हमने पैरालंपिक में 19 पदक जीते हैं, हमारे मेडल टैली 5 गुना बढ़ी है। रवि शास्त्री के साथ ही भारतीय टीम के स्पोर्ट्स स्टाफ के 4 सदस्यों को आइसोलेशन में रखा गया है। खबर है कि टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। टीएमसी ने इसका ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएमओ ने इस कार्यक्रम की जानकारी दी है। और इसी के साथ मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।